हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से बाकी क्लास लेट हो गई है बच्चों। आगे से ऐसा नहीं होगा। और सब बढ़िया बच्चों। आप लोगों को मैं बता दूं, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर आगे करने वाले हैं वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को हमें देखना है। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में, इस क्लासेस में। ओके बच्चों, और बढ़िया बिल्कुल आप लोग पढ़ने के लिए अब बिल्कुल बैठ जाएं। आप इधर ध्यान दीजिए। अपनी मोटिवेशन लाइन के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। संघर्ष जो करेगा बच्चों, जितना ज्यादा आप संघर्ष करोगे मंजिल आपके उतने नजदीक उतने पास आएगी। ठीक है बच्चों, संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए, संघर्ष से दूर नहीं भागना चाहिए। परिस्थिति आती रहेंगी। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहला वर्ड है, एक वर्ड है बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या वर्ड है बच्चों? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये लिखा हुआ है 3x प्लस 7, तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है बच्चों? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है? वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होते हैं, या कह सकते हैं हम कांस्टेंट टर्म होते हैं, और वेरिएबल होता है। क्लियर बच्चों? तो इसमें जब वेरिएबल आता है इसे हम क्या कहते हैं? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें अगर इक्वलिटी का साइन आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? इक्वलिटी का साइन आया, इक्वल में 0 हो या कोई नंबर हो, तो इक्वलिटी का अगर साइन आ जाए तो इसी को हम क्या कहने लगते हैं बेटा? एल्जेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन कह देते हैं इसे। क्या कह देते हैं? इक्वेशन। इक्वलिटी का साइन आ जाए तो क्या कह देते हैं इसको? इक्वेशन। ये इक्वेशन में अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर बच्चों 1 होगी तो इसे बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्या बच्चों? लीनियर इक्वेशन। अगर बच्चों यहाँ पे जैसे लिखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 17, तो यहाँ वेरिएबल कौन कौन वेरिएबल है? एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन का नाम क्या पड़ेगा बच्चों? के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर बेटा हमें एक इक्वेशन सॉल्व करनी है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की, तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें दिया है 2 वेरिएबल का सॉल्व होने के लिए। किसका बेटा? 2 वेरिएबल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों? 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, इसको क्वेश्चन को अगर देना होगा, इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, तो यहाँ से बेटा एक इक्वेशन और देनी होगी हमें, एक इक्वेशन और देनी होगी, जब जाके ये सॉल्व होगी। इसीलिए ये नाम पड़ा है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों? अब हम इसके बाद आगे थोड़ा सा आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बताते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए, जो चीजें आपको आगे काम आएंगी। अगर आपको ये बातें आती हैं बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर नहीं आती हैं तो आप थोड़ा इन पर भी ध्यान दीजिए। क्या है कि बच्चों कि 3x माइनस 7 इक्वल टू 15 बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करो। क्या फाइंड करना है बच्चों? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x इक्वल टू 15, ये माइनस का 7 है, इधर किस में आएगा? प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा? 3x इक्वल टू 22। तो ये 3 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा बच्चों? डिवाइड में। तो x का वैल्यू जो निकल के आया, x का जो आंसर निकल के आया वो कितना आया? 22/3। इस बात को मैं यहाँ पर दोबारा से बता रहा हूं बच्चों कि इक्वलिटी का ये साइन है, इधर से कोई भी नंबर अगर प्लस का इधर ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? माइनस। अगर माइनस वाले नंबर को ले जाएंगे तो किसका होगा? प्लस का। और मल्टीप्लाई वाले नंबर को इधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। और डिवाइड में तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। इसी प्रकार सिमिलरली अगर बच्चों इधर से इधर आएंगे किसी नंबर को लेके, तो वो इसी तरीके से साइन चेंज होंगे। ठीक है? और इसमें इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि लीनियर इक्वेशन हमें 1 वेरिएबल की सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जब हम मेथड सॉल्व करेंगे,
जब सवालों को सॉल्व करेंगे तो उनमें ये चीजें यूज होंगी बच्चों। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि इन्हें जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का हमको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। उस वेरिएबल का क्या निकालना है बच्चों, आंसर निकालना है। तो उस वेरिएबल का आंसर कब निकलेगा, जब वो जो वेरिएबल है वो जब अकेला रह जाए, क्या रह जाए, सेपरेट हो जाए, वो अकेला रह जाए, जब भी हम उसको बोल देते हैं कि ये इसका आंसर आ गया, कि ये x इक्वल टू कितना है 22/3, यही इसका आंसर है। तो अकेला कैसे रहेगा, जो चीजें दूर है वो पहले जाएंगी, माइनस में तो किस में गई, प्लस में, मल्टीप्लाई में तो कहाँ गई बच्चों, डिवाइड में। तो ये बातें समझ आ गई आपको, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करना आ गई बच्चों। अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इनमें क्या मेथड है, इन बातों को बारी बारीकी से हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, आप यहां तक समझ गए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंड सॉल्व बाय देम। अगर इन्हें सॉल्व करना है या रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से, रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल मेथड है और अपना एल्जेब्रिक मेथड है। कौन कौन से मेथड है बच्चों, ग्राफिकली मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकली मेथड में क्या होता है, जो इक्वेशन हमें गिवन है उन इक्वेशन से हमें क्या बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ग्राफ। सबसे पहले बेटा हमें एक बात ये भी जानना होगी बच्चों कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0, ये जर्नल फॉर्म ऑफ होता है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन का जर्नल फॉर्म होता है। इसमें एबीसी क्या है, एनी रियल नंबर। एबीसी क्या है, एनी रियल नंबर। क्लियर बच्चों, एबीसी क्या है इसमें, एनी रियल नंबर। कोई भी नंबर हो सकते हैं, जैसे ए की जगह या 3x हो सकता है, या बी की जगह -7 हो सकता है, यहाँ पे ये सी 8 हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है ये क्या लिखी है, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है बच्चों, ये जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा हमको, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन का, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनता है, ये एक्स एक्सिस होती है बच्चों और ये हमारी वाई एक्सिस होती है, और जो ये ग्राफ बनेगा इसका, वो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बच्चों, बातें यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं एल्जेब्रिक मेथड। सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, टू मेथड। एक होता है ग्राफिकली मेथड, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। क्लियर बच्चों, एल्जेब्रिक मेथड में भी टू मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, जिन्हें हम आगे देखेंगे। यहां तक समझ आ गया? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर बच्चों, यहां आप देखते हैं कि जो ग्राफ बनेंगे या ग्राफ के बाद जो लाइनें हमारी कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा जो हमें जानना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी, इनको हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं पता होगा तो आगे प्रॉब्लम आएगी। यहाँ समझना बेटा कि द लाइंस में इंटरसेक्ट इन सिंगल पॉइंट। अगर कोई भी ये टू इक्वेशन अगर दी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या होगा बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये निकल के यहां से कंपैरिजन करके वो आगे बात देखेंगे। इनका जो ग्राफ बनेगा, इनका ग्राफ सपोज करो, मानकर चलते हैं बच्चों, लेट किया कि इस इक्वेशन से एक ग्राफ बन गया, ये दूसरी इक्वेशन से कोई दूसरा ग्राफ बन गया। क्लियर बच्चों, तो इस ग्राफ ने जहां इंटरसेक्ट किया, यही हमारा क्या होता है, आंसर निकल के आते हैं। यही ये जो कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट के, वही हमारे क्या होंगे, आंसर एक्स एंड वाई के। क्लियर बच्चों, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि लाइनें अगर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, लाइनें सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये केस क्या होता है, ये केस होता है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। जहां ये इंटरसेक्ट करती है वहीं पे हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब जो सब में यूनिक है, बिल्कुल अलग एक ही सॉल्यूशन मिलता है, जिसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगला है कि उसी को हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब वो जो लाइन है ना,
जो लाइन की जो इक्वेशन हमें जो दी है, ये इक्वेशन हमें गिवन है ना, ये इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक जगह जाके मिली, इंटरसेक्ट किया तो कहीं ना कहीं तो मिली बच्चों ये, तो इन्हें क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन जो हमें दी है अगर ग्राफ ऐसा बनना है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइंस होंगी ये। क्लियर बच्चों, आगे ध्यान दीजिए आप लोग। अगर बेटा लाइन पैरेलल है, कैसी है, जो हमारा ग्राफ बनेगा इन्हीं का दो लाइनों का, तो वो ग्राफ बेटा अगर आप ध्यान दीजिए यहां पर, अगर वो ग्राफ अगर पैरेलल लाइन आती है, कैसी लाइन आती है बच्चों, पैरेलल लाइन आती है, तो पैरेलल लाइन मुझे बताओ आप कहीं इंटरसेक्ट करेंगी किसी को, नहीं। अगर बेटा ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इस कंडीशन पे क्या इसके कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन क्या था बच्चों, जहां ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वही सॉल्यूशन था। ये तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, इनको कितना भी आगे ले जाओ कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इस कंडीशन पे सॉल्यूशन कैसे आएंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन आएंगे, हैव नो सॉल्यूशन आएंगे। क्लियर है बच्चों, बातें यहां तक समझ आ गई, नो सॉल्यूशन आएंगे। किस कंडीशन पे, जब लाइनें पैरेलल होंगी, कैसी होंगी, जब लाइनें पैरेलल होंगी तो इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे बच्चों, इसके सॉल्यूशन आएंगे पैरेलल पे नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आएंगे, नो, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इनका आंसर हम नहीं निकाल सकते हैं। इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट लाइन क्यों बोला है, जो लाइनें एक साथ कहीं भी मिल जाए, मीट करें, तो इन्हें बोलते हैं हम कंसिस्टेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन। जो लाइनें कहीं मिले ही ना उन्हें बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशन हमें गिवन होंगी उन इक्वेशन का हम क्या नाम देंगे, उन इक्वेशंस को क्या बोलेंगे बच्चों, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर है बच्चों, बातें यहां तक। अब आगे ध्यान दीजिए आप लोग कि द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सपोज कीजिए बच्चों कि हमने जो ग्राफ बनाया, टू इक्वेशंस हैं तो टू ग्राफ बनेंगे, ये एक ग्राफ, एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन इसी के ऊपर से गई, इसी के ऊपर से बिल्कुल एक दूसरे को ये ओवरलैप करती है, बिल्कुल एक दूसरे को क्या करती हैं बच्चों, ये ओवरलैप करती हैं। तो ये जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है ये लाइन है, तो इन लाइनों से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, क्या बताया था बच्चों आपको अभी कि ये जो लाइन है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वन पॉइंट पे, तो इसके कितने सॉल्यूशन आ रहे थे, नो सॉल्यूशन। अगर ये लाइन पैरेलल है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, तो कितने सॉल्यूशन आ रहे थे, नो सॉल्यूशन। अगर बच्चों ये हर जगह एक लाइन काट रही है, दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई बच्चों आपको कि अगर ये लाइन एक दूसरे को हर जगह काट रही है तो कितने आंसर आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आगे ये लाइन है एक दूसरे पर डिपेंड है, जैसे ये लाइन गई है सेम इसी तरीके से इस पे दूसरी लाइन बिल्कुल सेम, तो इनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जो इक्वेशन हमें गिवन होंगे उनका नाम क्या आएगा, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट मतलब क्या है, जो संगत, मतलब कहीं एक साथ कहीं मिली होंगी। कंसिस्टेंट मतलब क्या है, जो लाइनें एक साथ कहीं भी मिल जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। जैसे इस कंडीशन में मिल रही थी इंटरसेक्ट वाली हो तो इसे भी क्या बोल रहे थे, कंसिस्टेंट। यहाँ भी मिल रही है तो क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। लेकिन ये बिल्कुल सेम है तो इन्हें बोलेंगे, एक दूसरे पर ये डिपेंड है तो इन्हें बोलेंगे डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी इन कंडीशंस के लिए। और यहाँ ये पैरेलल वाली कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट, मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट लाइन नहीं होंगी, यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्यों आएंगे, क्योंकि हर जगह एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर है बच्चों बातें यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझ आ रहा है बेटा। आगे आप लोग ध्यान दीजिए कि एल्जेब्रिक मेथड जो था, ये तो ग्राफिकली मेथड में हमने रिप्रेजेंट किया था इक्वेशंस को। आगे बाकी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जब भी हम इन चीजों को देखेंगे। अभी हम आ गए एल्जेब्रिक मेथड पे। एल्जेब्रिक मेथड में बच्चों में टू मेथड होते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में कितने मेथड होते हैं बच्चों, टू मेथड। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर बच्चों बातें। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। एक बात समझिए आप लोग कि कोई, ये एक क्लासरूम है,
यहाँ पे एक स्टूडेंट है ए प्लस बी, क्लियर बच्चों। यहां से किसी बी स्टूडेंट को बुलाया, 2B स्टूडेंट को बुलाया, या यहां से ए को हटा के रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसकी जगह 2B को पुट कर दिया। तो इस मेथड, ये क्या किया मैंने, ये 2B इसकी जगह क्यों लिखा, मैंने बोला ए बराबर 2B है, तो ए की जगह क्या रख दिया बच्चों, 2B रख दिया। तो ए की जगह मैंने क्या रख दिया, बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ए का क्या किया मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है इसको रिप्लेस कर दिया, यहां से हटा के बी वाले फॉर्म को यहाँ रख दिया, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इस मेथड से ये सवाल सॉल्व होगा, इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर बच्चों a प्लस बी इजक्वल टू 7 और a माइनस बी इजक्वल टू 5, तो यहां से अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाए तो ये कट जाएंगे, ये a और a 2a और इक्वल टू 5 और ये 12, तो a इक्वल टू कितना आ गया 12/2, यहाँ से a इक्वल आ गया 6। इस मेथड को क्या बोलते हैं, जहां पे एक को एलिमिनेट कर दिया, एक वेरिएबल को हमने क्या किया एलिमिनेट किया, तो इस मेथड को क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड और होता था बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमारे कोर्स से अब रिड्यूस कर दिया गया है, नहीं है, तो आप यहां तक समझें एलिमिनेशन मेथड तक। क्लियर बच्चों, एलिमिनेशन समझ आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन समझ आ रहा है। बाकी आप लोगों को बच्चों जब सवाल कराएं सवालों से समझ आएंगे, थोड़ी सी बातें समझ आई बेटा आपको। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिए, या हम एक एक एग्जाम्पल यहाँ कर लेते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई क्वेश्चन करना है हमें, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। 3x प्लस वाई इजक्वल टू 7 और x प्लस वाई इजक्वल टू 5, ये टू इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड कहता है बच्चों आपको, इस बात को आप याद रखना, जब जाके आपके मन दिमाग में ये बात हमेशा रहेगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व की जाती है इक्वेशंस। क्लियर बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहला काम है कि हमें 2 इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी, 2 इक्वेशन गिवन होंगी। जो गिवन इक्वेशंस होंगी ना, उनमें से किसी भी इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी इक्वेशन से, या तो इक्वेशन फर्स्ट से या फिर इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या तो x की या फिर y की। यहां से हमारे पास y के बगल में कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम वैल्यू निकालेंगे y की। 3x प्लस वाई इजक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 7 माइनस 3x, तो इक्वेशन नंबर थर्ड, ये क्या आ जाएगी बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड। यहां तक समझ आ गई बच्चों बातें आपको। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमने y इक्वल निकाली है वो वैल्यू हमें पुट करना होगी, पुट इक्वेशन सेकंड में, या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ये बात समझ आ रही बच्चों आपको। इक्वेशन सेकेंड में y की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, इक्वेशन सेकेंड को उतारो पहले, यहां से y की जो वैल्यू है y इक्वल टू 7 माइनस 3x, तो ये सेम वैल्यू पुट कर दो और किसी कुछ मत दो। ये बात याद रखना, अगर ये इक्वेशन थर्ड हमने फर्स्ट से बनाई है तो हमें कहां पुट करना होगा सेकंड में, और सेकंड से बनाएंगे तो कहां पुट करना होगा बच्चों फर्स्ट में। समझ आ रही बच्चों बातें आपको, जिससे इक्वेशन की एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उसके दूसरे वाले में पुट करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट से थर्ड बनाई थी तो सेकंड में पुट करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना कि अगर बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट से बनाते हैं तो वैल्यू पुट करनी है हमें सेकंड में, और अगर हम सेकंड से बनाते हैं तो वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट में। क्लियर बच्चों बात। तो हमने ये फर्स्ट से बनाई थी तो सेकंड में पुट करते हैं, यहाँ से x प्लस y की वैल्यू कितनी आई थी 7 माइनस 3x इक्वल टू 5, तो यहाँ से x और x ये 2x इक्वल में कितना बचा 5, इधर 7 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 7, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देना कि x इक्वल टू -2, और जो -2 मल्टीप्लाई में था तो -2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में,
तो x इक्वल टू कितना आंसर आ गया 1। और x का जो आंसर आ गया है उसे चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, चाहे थर्ड में रख दो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड को नोट डाउन करो, y इक्वल टू 7 माइनस 3x। तो y इक्वल टू 7 माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1, तो 1 पुट किया यहाँ पे, तो 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से 4, कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आया, यहाँ पे हमने आंसर फाइंड आउट कर ली, वैल्यू फाइंड आउट कर ली x एंड y की। लास्ट में हम बता सकते हैं कि hence the value of x and y is equal to 1, या ऐसे लिख सकते हैं x is equal to 1 and y is equal to 4। समझ आ गया बच्चों आप लोगों को? क्लियर है बच्चों बातें यहाँ तक? उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। क्लियर बच्चों? ये जो मेथड हमने सॉल्व किया, ये कौन सा मेथड सॉल्व किया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है, और इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, तो एलिमिनेशन से ही करना है। लेकिन बच्चों सॉल्व करने के लिए आ जाए इक्वेशन सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू x एंड y, तो आप चाहे x एलिमिनेशन से कर लेना, चाहे सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, या फिर आप ग्राफिकली मेथड से कर लेना। क्लियर बच्चों बात है? यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे आप लोग समझिए बात को। अब हम एक एग्जांपल एलिमिनेशन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं बच्चों? एलिमिनेशन से। ये सब्स्टिट्यूशन से हमारा एग्जांपल सॉल्व हो गया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की। किसकी बात कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बच्चों? एक एग्जांपल ले रहे हैं सबसे पहले हम लोग कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट है एंड इक्वेशन सेकंड है। इनके जो वेरिएबल को कोफिशिएंट सेम करने हैं। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों हमारा? वेरिएबल, चलो यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट अलग मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है, या तो y के या x के। तो सपोज करो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ तो किसी का मल्टीप्लाई मत करो, 1 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 2 का। क्लियर? क्योंकि वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, या तो x वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लो, या फिर y के कोफिशिएंट क्या होते हैं जो उसके मल्टीप्लाई में लिखे होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, या 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, LHS वाला हिस्सा इधर का पार्ट इधर ही सॉल्व होगा और इधर का पार्ट इधर ही सॉल्व होगा। क्लियर बच्चों बात है? तो 2x में 2y में 2y गए तो कुछ नहीं बचा, 3x और 2x कितना बचा 5x, और इक्वल टू में 7 और 10 कितने हो गए 17। तो यहाँ से x इक्वल टू में कितना आया 17/5। क्लियर बच्चों बात है? यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को बात है? तो ये क्या निकल के आया x इक्वल टू में 17/5। तो एक वैल्यू निकल के आ गई अब हमारे पास किसकी? x की। इसी वैल्यू को हम पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों बात है? हम पुट करते हैं पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, या लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x पुट लिखा है ये x माइनस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 17/5 माइनस वाई इक्वल टू 5। तो माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 17/5। यहाँ से हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 25 में से 17 गए तो बचा कितना अपना 8/5। वाई इक्वल टू में माइनस का बचेगा, ये भी माइनस है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों? फाइनल आंसर हमारा आएगा कि वाई इक्वल टू में 8/5। 8/5 समझ आ रही बच्चों बातें यहाँ तक की? क्लियर बच्चों बात है? ऐसे करते हैं, यहाँ से 5 5 जा 25, 25 में से 17 सब्सट्रैक्ट किए तो माइनस 8, वो प्लस का 8 आएगा, ये सॉरी प्लस का 8/5। तो ये माइनस इधर जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 8/5। बात क्लियर है बच्चों? यहाँ तक समझ आ रही है आपको बातें? क्लियर है बच्चों बातें यहाँ तक की? समझ आ रही है? ठीक है, इस मेथड को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं?
एलिमिनेशन मेथड, ये तो कैलकुलेशन है, सॉल्व है लीनियर इक्वेशन का। यहाँ रुक जाओ, यहाँ समझना बच्चों कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले से सॉल्व करने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। इसका तरीका है बच्चों कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जो हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, गिवन है, तो उन इक्वेशंस को, उनके कोफिशिएंट को सेम करना है, या तो वेरिएबल, उनके वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है, या तो एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो या फिर वाई का, नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके सेम कर लेंगे। तो वेरिएबल कोफिशिएंट सेम होगा, ये करने के बाद हो जाएगा। क्लियर बच्चों, बातें यहां तक समझ आ गई? ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हमने 2 मेथड सॉल्व किए, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब हम एक मेथड और देख रहे हैं बच्चों, जिसे हम देख रहे हैं कि ग्राफिकली मेथड में हम इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफिकली मेथड में इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमें आना चाहिए बच्चों, सबसे पहले एक लाइन लेते हैं, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, सबसे पहला काम होता है हमारा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन फर्स्ट है ये और इक्वेशन सेकंड है। यहां समझना आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट है एंड ये क्या है, इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एक टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल बनानी है बेटा, टेबल बनानी है। तो टेबल कैसे बनेगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से टेबल कैसे बनेगी, यहां ध्यान देना बच्चों आप लोग, ये टेबल कैसे बनेगी, यहां आप लोग ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे टेबल बन के हमारी तैयार हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, यहां से हम टेबल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे सपोज करो यहाँ पे x की वैल्यू एंड यहाँ y की वैल्यू, x की वैल्यू कोई भी पुट करो और सॉल्व करके y की वैल्यू आए इक्वेशन 1 में। सपोज करो यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की 1, y की वैल्यू कितनी पुट की बच्चों, 1, x प्लस 3y इक्वल टू 6 था, तो x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू 6, तो 3 बन जा 3 और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 3। y की वैल्यू अगर हमने पुट की बच्चों 1, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों यहाँ पर 3। समझ आ रही बात? इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी पुट करते हैं यहाँ से 2, तो 2 3 या 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0। क्लियर बच्चों बात? और आगे भी हम इस तरीके से टेबल को फिल कर सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके ज्यादा अपन को पता हो कोई बात नहीं है, ज्यादा इसलिए निकालते हैं। सपोज करो बच्चों ये हमने सॉल्व किया, कोई वैल्यू पुट की, अपॉन में आ गया ये 5/2, तो ये तो हमारे काम का नहीं है, ये तो हम इसको पॉइंट में लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा करेंगे, हम थोड़े ज्यादा निकालें, तो जो पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट्स सिंपल होंगे उन्हीं को हम लेंगे। क्लियर बच्चों, बातें यहां तक समझ आ गई? इसके बाद इसी तरीके से सेम, इसी तरीके से बच्चों फ्रॉम, यहां पे समझना बच्चों आप लोग ध्यान से थोड़ा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 से भी क्या करो, एक टेबल ड्रॉ करो। क्या करो बच्चों, एक टेबल को ड्रॉ करो। क्लियर? एक टेबल ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। तो इसमें बच्चों x और y में एक वैल्यू हम मन से रखेंगे और दूसरी निकल के आएगी। जैसे y की जगह रख रहे हैं हम 1, y की जगह कितना रखा, 2 रख लो। सपोज करो y की जगह 2 रखा, तो 2 3 या 6 को इधर सबसेट किया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3। कितनी आएगी 3, नहीं है यहाँ देख लीजिए आप लोग, 2x इक्वल टू 12 और प्लस 3y। क्लियर? तो यहां से देखना x इक्वल टू कितना आएगा, अगर y की जगह हमने पुट किया है 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, अगर 3 मल्टीप्लाई 1 रख लो, सबसे पहले क्या रख लो बच्चों, 1 रख लो। तो 1 रखते हैं यहाँ पे,
यहाँ से 1 रखते हैं, 1 पुट करते हैं, ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से बच्चों 2 और 3, ये कितना हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से ये देखो अपॉन में आ रहा है, वही इसीलिए हम छोड़ रहे थे 3 और ये 15/2 अपॉन में आ गया। अब अपॉन वाला तो हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, हम क्या 2 पुट करेंगे, वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से कि 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2/2, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 6/2, तो यहाँ से आ जाएगा 12 और 6 18/2, तो आएगा वैल्यू 9। कितना वैल्यू आएगा यहाँ से 9। अगर बच्चों हम y की जगह 2 वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह कितनी वैल्यू आती है हमारे पास 9, x की जगह कितनी वैल्यू आती है बच्चों 9 आती है। क्लियर बच्चों बातें, यहाँ तक समझ आ रही है बातें, ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों 9 आती है, यहाँ पर समझ आ गई बच्चों बातें। इसी तरीके से हम अगर x की जगह वैल्यू पुट करते हैं बच्चों कितनी 4, कितनी पुट करते हैं y की जगह वैल्यू पुट करते हैं 4, y की जगह कितनी वैल्यू पुट करते हैं 4 वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर कितनी वैल्यू पुट करते हैं 4, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4/2, तो 4 3 या 12 और 12, 4 3 या 12 और 12, तो ये कितने हो गए 24/2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आ गई 12, कितनी वैल्यू निकल के आ गई बच्चों x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 12, तो 2 कोऑर्डिनेट्स हमको रिक्वायर हो गए। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को यहाँ बताना होगा। एक लाइन का ग्राफ इससे बनेगा, एक टेबल से दूसरी लाइन का ग्राफ बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे लाइन ग्राफ को ड्रॉ देखना, ये टेबल कैसे बनती है बच्चों, किसी एक इक्वेशन को लेके एक वेरिएबल की वैल्यू मन से पुट करनी है और सॉल्व करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। क्लियर। अब यहाँ से ध्यान देना कि जो हम टेबल बनाएंगे, यहाँ से हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से हम टेबल बनाएंगे तो टेबल किस तरीके से बनेगी, सबसे पहला काम है हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा काम क्या है बच्चों, एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। क्लियर बच्चों बात है यहाँ तक। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। क्या होता है ओरिजिन पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों 0,0। ठीक है। अब हमारा एक पॉइंट है 3,1, मतलब एक कोऑर्डिनेट्स है 3,1। यहाँ से अगर हम कोऑर्डिनेट्स रखें तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 9,2 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 12,4। तो यहाँ पे पहली लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें करना होगा, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, 3 एक्स में कितना चल रहा है बच्चों 3, 1 2 3, एक्स में 3 चले, वाई में कितना चलना है 1, वाई में कितना चलना है बच्चों 1। तो ये जो पॉइंट मिला हमें, ये वाला जो पॉइंट मिला बच्चों, ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को कहेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या कहेंगे 3,1, 3,1। क्लियर। इसी तरीके से थोड़ा हाईलाइट देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ये जो पॉइंट है। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट जो है 0,2, एक्स में कितना चलना है 0 और वाई में कितना चलना है 2, वाई में कितना चलना है बच्चों 2। तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है बच्चों 0,2, कौन सा पॉइंट है बच्चों 0,2। अब ये जो दो पॉइंट मिल गए, ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी, क्लियर है बच्चों, इन दोनों पॉइंटों को जो जोड़ने वाली लाइन होगी, यहाँ ध्यान देना आप लोग, यहां से जो जाती हुई प्रतीत होगी, ये गई लाइन। क्लियर है। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी बनेगी बच्चों। ठीक है। तो ये एक लाइन का ग्राफ बन गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन के लिए, ये तो फर्स्ट इक्वेशन, ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है बच्चों x + 3y = 6, इस इक्वेशन का ग्राफ है ये। अब नेक्स्ट के लिए हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमें चलना पड़ेगा 9, x में कितना चलेंगे 9, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, x में 9 चले, x में 9 यहां तक चले। ठीक है बच्चों। x में कितना चले, यहां से 3 4 5 6 7 8 9,
यहां तक आ गए 9 तक। इसके बाद बाई में कितना चलना है बच्चों 2, बाई में कितना चलना है 2। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये वाला जो पॉइंट आएगा बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है पॉइंट 9,2। क्लियर बच्चों। इसके बाद हमें एक्स में कितना चलना है 12, 9 के बाद 10 11 12, ये 12 है यहां से लेके, और बाई में कितना चलना है, बाई में चलना है 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये वाले जो कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारे 12,4, 12,4। तो ये थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये जो पॉइंट है, ये हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन आएगी वो ग्राफ होगा, ये लाइन का ग्राफ होगा बच्चा। ये कौन सी लाइन का ग्राफ है बच्चों, 2x - 3y = 12 का ग्राफ है। क्लियर। अब ये ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, तो यही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। जैसे यहाँ हम डेट डैश करके आए, यहां से ऐसे डेट डैश करते हुए गए, तो इसके आंसर क्या होंगे, ये कितना पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक्स की वैल्यू कितनी है 7 एंड वाई की वैल्यू कितनी है 1। समझ आ गई बच्चों। तो आंसर हमारे क्या होंगे 7,1, 7,1। मतलब क्या है कि x की वैल्यू जो पहले कोऑर्डिनेट होता है वो x होता है, बाद वाला क्या होता है बच्चों y होता है। अगर हम इसे ग्राफ को थोड़ा सा ये लाइन में सही नहीं बना तो ये आंसर अलग आ सकता है। बाकी बच्चों हम इस तरीके से सॉल्व करें, सॉल्व करने के मेथड को आप समझना। सॉल्व करने का मेथड क्या है, हमें 2 इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों कि ग्राफ पेज पे x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रॉ कर दो। एक इक्वेशन से 1 इक्वेशन लेके टेक करो, 1 इक्वेशन को लो, उससे एक टेबल नोट डाउन करो, टेबल बनाओ, और दूसरी इक्वेशन से दूसरी टेबल बनाओ। तो वहां से हमें क्या मिलेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ये क्या मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इन 2 पॉइंटों से मिला के एक लाइन का ड्रॉ करो, तो इस लाइन का जो इक्वेशन हमें मिल जाएंगी, जो इक्वेशन हमें दी थी उनसे हमें 2 लाइन ड्रॉ होके 2 लाइन के ग्राफ मिल जाएंगे, 2 लाइन्स के क्या मिल जाएंगे, ग्राफ मिल जाएंगे। इन ग्राफों के बाद हमें आगे क्या करना है, ये ग्राफ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, ये ग्राफ जिस पॉइंट पर बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं, इन ग्राफों, इन लाइनों का, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ इनका सॉल्यूशन आता है। क्लियर बच्चों बातें हैं, यहाँ तक समझ आ गई। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन समझ आया बच्चों आपको, ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना आया बच्चों, क्लियर है। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया है कि ऐसे ही ये ग्राफ बनाना है, फिर बताने हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ विथ एक्स एक्सिस, ड्रॉ द ट्रायंगल विथ एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ थोड़ा देख लेना, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इतना क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया है। ये एक अलग बात है जो थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन के लिए क्या बता रहे हैं बच्चों, ध्यान देना आप लोग कि बच्चों ये और ये दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही थी, इन लाइनों के इंटरसेक्ट से एक्स एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ लेंगे। इस ट्रायंगल के क्या पूछ लेंगे, कोऑर्डिनेट्स। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होगा एक्स में, वाई में तो 0 होगा क्योंकि वाई तो चले ही नहीं है। एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स ही होगा, और वाई की वैल्यू क्या होगी उसमें 0, एक्स की वैल्यू होगी जितनी। यहाँ कितने चले, यहाँ चले 1 2 3 4 5, कितना चले यहाँ 5 6 7 8, तो ये कितना हो जाएगा 5,0। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए 7,1 8,0 5,0। समझ आ गई। इस तरीके का वो क्वेश्चन होगा, तो जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पे भी आप समझ लेना इस बात को। ठीक है, बाकी ये बात यहाँ तक थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकली समझ आ गया। ग्राफ में आपको क्या करना है, 2 इक्वेशन गिवन होंगी, 2 इक्वेशन जो हमें गिवन होंगी, उन इक्वेशन से 2 टेबल बनाना है। 2 टेबल को बनाने के बाद 2 कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को लेकर के 2 पॉइंट मिलेंगे, उन पॉइंटों से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं, इस मेथड को बोलते हैं ग्राफिकली मेथड। क्लियर है, ओके, यहां तक समझ आ गया। इसके बाद चेक ग्राफिकली वेदर, ये चेक करने के लिए ये वाली बात भी आपको बताते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। इसके लिए आगे देखेंगे, ये ग्राफ से सॉल्व है, इक्वेशन का ग्राफ से क्या है बच्चों, ये सॉल्व है, क्वेश्चन सॉल्व किया ग्राफिकली मेथड से। ठीक है,
इस तरीके से चेक करते हैं कि जब भी हमें कोई भी इक्वेशन गिवन होंगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये इक्वेशन हमें गिवन होंगी, कैसी होंगी बेटा, गिवन जब होंगी ये इक्वेशन, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये इक्वेशन गिवन होंगी तो हमें सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड करना है। किस फॉर्म से, जर्नल फॉर्म से। किस तरीके से, यहाँ देखना बच्चों, जैसे हमें ये इक्वेशन, अपन को एक इक्वेशन यहाँ पर देखना आप लोग कि a1, अभी रुकना, यहाँ ध्यान देना आप लोग, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है, इसको सही देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर a1x प्लस b1 बाई, ये नीचे को रहता है ऐसे a1, क्लियर है बच्चों बात, यहां तक समझ आ रही, a1 b1 इस तरीके से रहते हैं ये, क्लियर है बात। तो a1 b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये ऐसे ही यहाँ पे आएगा a2x, ये यहाँ पे क्या लिखा है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां तक बातें समझ आ रही है बच्चों आपको, ठीक है, यही यहाँ पे दिखा रहे थे, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे किसी इक्वेशन का, कंपैरिजन करेंगे किसी, जैसे ये इक्वेशन हमको दी गई है यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो यहाँ से x के मल्टीप्लाई में क्या है 1, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में क्या है a1, तो a1 इक्वल टू कितना हो गया 1, b1 इक्वल टू कितना हो गया -2, साइन के साथ बताना है, चिन्ह के साथ, जो साइन लगा हुआ है वो साइन के साथ बताना है बच्चों आपको। और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, यहाँ पे c1 है, तो c1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे बच्चों, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है बच्चों बातें, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, इनको अपॉन में लिखेंगे, रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन 4, कट रहा है तो काट लेंगे, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, c1 अपॉन c2 0 अपॉन -20, मतलब ये कितना आ जाए 0। अब कंपैरिजन करेंगे, जो रेशियो हमें दिए है ना, इन रेशियोज का क्या करेंगे बच्चों, कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके हमें पता लगेगा ये चीजें बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये बराबर नहीं आ रही है, ये चीजें इक्वल नहीं आ रही है, तो लाइनें ग्राफ में कैसी होंगी, सबसे पहले हम ग्राफ को देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं बच्चों, ग्राफ को। तो लाइनों का ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ये जो लाइन की इक्वेशन है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि इनका जब कंपैरिजन किया तो ये इक्वल आ गए, सभी कैसे आ गए, इक्वल, a1 अपॉन a2 इक्वल टू द b1 अपॉन b2 इक्वल टू द c1 अपॉन c2। तो लाइनों का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, कोइंसिडेंट, क्या आएगा, कोइंसिडेंट, मतलब लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी। अगर बच्चों इनका ये कंपैरिजन करते हैं, ये a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों, ये लाइनों का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, पैरेलल आएगा। लाइनों का ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, पैरेलल आएगा, बात क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अगर एलजेब्रिक में देखा जाए सॉल्यूशन में, तो इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, अगर ये कंडीशन आती है तो इसके लिए यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कैसे होंगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन आती है कंपैरिजन करने के बाद तो आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अगर ये कंडीशन आती है तो हमें लिखना होगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्लियर है बच्चों बातें यहाँ तक समझ आ रही है बेटा। अब इसके आगे इन्हीं को बोलते हैं, ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब कहीं ना कहीं तो मिलेंगी ना। अगर ये कंडीशन आती है तो इसके लिए अगर हमें पूछा जाता है लाइनें कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो ये लाइनें एक दूसरे को मिल रही है ना एक जगह कहीं ना कहीं, तो ये कंडीशन किसके लिए भी लिख सकते हैं हम, कंसिस्टेंट के लिए भी लिख सकते हैं। किसके लिए लिख सकते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट लाइन के लिए लिख सकते हैं। और ये कंडीशन भी जब लाइनें एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है या ध्यान दीजिए आप लोग, सॉरी, ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो यहां से क्या होगा बच्चों, ये लाइनें जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या आएगी, ये लाइनें भी कंसिस्टेंट होंगी, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। पीछे जैसे कि आपको बताया था कि डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, एक दूसरे पर डिपेंड होंगी लाइनें। और जब लाइनें बेटा एक दूसरे को नहीं काट रही होंगी, पैरेलल होंगी, तो इस कंडीशन को हम क्या लिखेंगे, इनकंसिस्टेंट लाइन। क्या लिखेंगे बच्चों, इनकंसिस्टेंट लाइन, क्लियर है। आप लोगों को ये तीन कंडीशन बच्चों दिमाग में रखनी है।
अगर ग्राफिकली पूछा जाए आपसे तो ग्राफ में इंटरसेक्ट लाइन होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी। अगर पूछा जाए एल्जेब्रिक सॉल्यूशन के हिसाब से तो आपको लिखना होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आगे पूछा जाएगा लाइन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या लिखना होगा बच्चों हमें कि ये लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो लाइन है कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है तो भी कंसिस्टेंट है, या तो डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट है। डिपेंडेंट मतलब ये लाइन एक दूसरे पर डिपेंड भी है और कंसिस्टेंट भी है। कंसिस्टेंट मतलब होता है लाइन एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मिल रही है, कहीं भी मिल रही हो, ठीक है। तो अगर मिल रही है तो कंसिस्टेंट है, यहाँ मिल रही है कंसिस्टेंट है, यहाँ कभी नहीं मिलेंगी, कितने भी आगे बढ़ा दो नहीं मिलेंगी, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट लाइन। क्या बोलेंगे बच्चों? इनकंसिस्टेंट लाइन। क्लियर है बच्चों? आप ये नोट डाउन करो, ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट बातें हैं यहाँ से बच्चों ये। क्लियर बच्चों? इसके आगे देखिए आप लोग, उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी बच्चों आप लोगों को। ठीक है बच्चों, आगे आप लोग समझिए। जो लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन आएगा आपको, उस क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं बच्चों, अगर आप इन पर ध्यान देंगे। देखो, अगर आपसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम उन सभी बच्चों का हाथ थामे रखे हैं जिन्हें बिल्कुल भी चीजें आती हो या ना आती हो। जिन्हें आती हैं उनको बहुत ज्यादा इंप्रूव कैसे कराना है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। और जिन लोगों को चीजें नहीं आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाए, तो वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी सभी बच्चे ध्यान दें। क्या है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसे सबसे पहले रीड करो और बार बार रीड करो, एक दो बार रीड करो, नहीं समझ आया केवल रीड करो। उसके बाद समझो क्या करना है। 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees। क्लियर है बच्चों? बातें यहां तक समझ आ रही हैं? यहां से समझना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen, कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pen। तो यहां पर बात क्या समझ में आई कि जो हमें फाइंड करना है बच्चों, जो हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उसे लेट करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? लेट करना होगा। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़े से स्ट्रिक्ट में आ जाइए आप लोग, ठीक है? जोश कम नहीं होना चाहिए। आप लोग अब समझो कि हम नए क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को समझ रहे हैं। यहाँ पर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन एक सॉल्व जरूर करा रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे कमांड हम कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से आसान कर सकते हैं, उन चीजों पे भी बात कर रहे हैं। अभी हमने जितने मेथड बताए आपको, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो या ग्राफिकली हो, उनके क्वेश्चन जरूर एक एक सॉल्व कराए हैं, लेकिन उन मेथड को डिस्क्राइब किया है, बताने की कोशिश की गई है कि इस मेथड को इस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से आप यहाँ पर हमारी बात को समझना, आपको लगेगा कि कुछ नया सीखने को मिला। वैसे चीजें तो वही है, एनसीईआरटी बुक है जो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं। फिर हमें और उनमें डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस कुछ नहीं बेटा, बस इतना सा है कि हम आपके सहयोग को, आपके साथ कितना सहयोग कर पा रहे हैं और आपको कितना ऊपर लेके जा पा रहे हैं। क्लियर बच्चों? कई ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा करा रहे हैं, सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी उम्मीद, हम ऐसी आशा लेके आगे चल रहे हैं कि आप लोग मेहनत इतनी करें कि आपके लिए अच्छा हो। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे समझना, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो हमें फाइंड करना है उसको सबसे पहले क्या कर लो? लेट, क्या फाइंड करना है? द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड द 1 pen। तो यही बात मानो बस, द कॉस्ट ऑफ 1 pencil, द कॉस्ट ऑफ 1 pencil। ठीक है बच्चों, यहां आप लोग ध्यान दीजिए, द कॉस्ट ऑफ 1 pencil कितनी है? X रुपीज। कितनी मानी बच्चों? X रुपीज। इसी तरीके से हम आगे मानेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 pen इक्वल टू Y रुपीज। पेन और पेंसिल की कॉस्ट पूछी थी हमने, लेट कर लिया। बात समझ आ रही है बच्चों? सपोज करो अगर 5 टॉपी, 1 टॉपी
1 टॉफी का जो कॉस्ट है वो 2 रुपीज है, तो 3 टॉफी का कॉस्ट कितना होगा बच्चों? 6 रुपीज। कैसे? उसमें क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? थोड़ा सा ये माइक से कर लेते हैं। यहां तक समझ आया? जैसे बच्चों आपको पता होगा कि 1 टॉफी का कॉस्टिंग कितना आ रहा है, रेट कितना है? 3 रुपीज। तो 5 टॉफी का कॉस्ट कितना आएगा? 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 10 रुपीज। क्लियर बच्चों बात है? ठीक है, इसी तरीके से यही अप्रोच यहाँ यूज होगी। समझना थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कि 5 पेंसिल लिए, 5 पेंसिल को बाय किया है, तो 5 पेंसिल के लिए कितनी कॉस्ट निकल के आई? 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? X। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट निकल के कितनी आएगी? यहां लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल के लिए 5 पेंसिल, 1 पेंसिल कितने की है? X रुपए की। तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5x की। 7 पेन कितने की होगी? एक पेन मतलब 1 पेन कितने की है? बाई की। 7 पेन कितने होगी? 7 बाई। इक्वल टू टोटल रुपए कितने दिए? जो हमने 5 पेंसिल 7 पेन ली, उनके लिए टोटल कितनी कॉस्टिंग आई? टोटल कॉस्ट कितनी हुई इन दोनों की? टोटल कॉस्ट हुई बेटा 50 रुपीज। कितनी हुई? 50 रुपीज। तो यहाँ हमारी 1 इक्वेशन बनके तैयार है। समझ आ रहा है बच्चों? 1 इक्वेशन बनके तैयार है। और एक बात और बच्चों इंपोर्टेंट, आप जब क्वेश्चन को रीड करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, लैंग्वेज वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, उनमें बच्चों आपको ये कॉमा और फुल स्टॉप और एंड इन वर्ड पे ध्यान देना होगा। किस तरीके से बोल रहे हैं हम कि सपोज करो यहां जो कॉमा दिया है, तो यहां तक से हमारी एक इक्वेशन तैयार होगी। अब आगे रीड करते हैं। वेयर इज 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल, 5 पेन की कॉस्ट इक्वल टू टोटल रुपए कितने दिए इनके लिए? टोटल कितने रुपीज हमने पे किए? कितनी कॉस्ट निकल के आई? 46 रुपीज। तो हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार होगी। सब देखो आप फुल स्टॉप लगाए, यहां तक हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। समझ आ रही बच्चों बात है यहां तक? इसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो x एंड y की जो वैल्यू फाइंड हो जाएगी, उसी को हम बोल देंगे कि 1 पेंसिल की ये वैल्यू और 1 पेन की वैल्यू। आ गई बात? समझ आ गई? अब इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग बताओ बच्चों? इन्हें सॉल्व करने के लिए जैसे ही हमारे सामने 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएंगे 2 वेरिएबल की, तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक मेथड यूज करना है, या तो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर बच्चों? तो हम इनमें से कोई भी एक मेथड यूज करते हैं, और आप लोग आगे ध्यान दीजिए क्या इक्वेशन बनी है, आप थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। 5x और ये 7 बाई इक्वल टू 50। तो यहाँ हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू 50, और एक और था बच्चों 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू 46। क्लियर? थोड़ा सा हम पीछे देख लेते हैं, एक बार ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ यही आया था 7x प्लस 5 बाई इक्वल टू 46। क्लियर बच्चों? तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। चलो हम सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? यहाँ पे वेरिएबल भी अलग, कोफिशिएंट भी अलग अलग है। सॉल्व इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को नोट डाउन करो सबसे पहले। अब देखो इनको कोफिशिएंट सेम करना है। क्या सेम करना है बच्चों? इनके कोफिशिएंट सेम करना है। कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? कोफिशिएंट सेम करने के लिए इनमें अगर सपोज करो y का कोफिशिएंट सेम करना है, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? 7, यहाँ कितना है? 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का बच्चों? 5 का, और नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का। तो यहाँ से क्या निकल के आया? इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई इक्वेशन के LHS एंड RHS बोथ साइड होगा। ये पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो। 5 का मल्टीप्लाई किया 5 से 25x, 5 का मल्टीप्लाई 7 से किया 35 बाई, और इक्वल टू में कितना आएगा? 250। ऐसे 7 का करेंगे तो 49x,
और यहाँ से कितना आएगा 35 बाई, यहाँ से करेंगे तो 7 6 42 और 4 हासिल, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना, 7 6 42 4 हासिल और 7 4 28 और 28 4 32। क्लियर है बच्चों बात है यहाँ तक, ठीक है। अब इनको ऐसे करके इन्हें क्या करना होगा, हमें इनके साइन डिफरेंट करने होंगे। अगर साइन सेम है, देखो कोफिशिएंट सेम तो हो गया, लेकिन साइन भी सेम है, अगर ऐड करेंगे तो 35 35 70 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस था तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ये दोनों तो कट गए, तो यहाँ क्या बचा 25 49 में से गए तो कितना बचा माइनस के 24x, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 और 72 कितना आएगा बच्चों 72 माइनस का, तो यहाँ से कितना आएगा x इक्वल टू माइनस 72 अपॉन में माइनस का 24, तो माइनस माइनस प्लस एंड 24 से ये करेंगे तो कितना आएगा 3, x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों यहाँ से 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, एंड x की वैल्यू जो हमें फाइंड होगी उसे इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। यहाँ पे लिखेंगे हम पुट या पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देते तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहाँ तक दिख रहा है बच्चों आपको, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते तो x की वैल्यू 3 आई है प्लस 7y इक्वल टू में 50, तो 3 5 से 15 प्लस 7y इक्वल टू में 50, 7y इक्वल टू में 50 माइनस 15, ये आएगा यहाँ से y इक्वल टू में 35, और ये मल्टीप्लाई में 7 तो कहाँ जाएगा बच्चों डिवाइड में, यहाँ से डिवाइड होके y इक्वल टू आएगा 5, कितना आएगा 5, x इक्वल टू कितना आया 3, y इक्वल टू कितना आया 5। ये आंसर लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर आंसर हमें लिखना होगा, ये सॉल्यूशन करने के बाद x एंड y के जब आंसर आ जाएंगे उसके बाद हमें लिखना होगा हेंस क्या फाइंड करना था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो यहां लिखना पड़ेगा हेंस द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू x, तो x कितनी वैल्यू आई 3 रुपीज, कितनी आई 3 रुपीज। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपीज, और आगे लिखना होगा द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू बाई था तो बाई इक्वल टू कितना आया है 5 रुपीज, कितना आया 5 रुपीज। क्लियर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5 रुपीज, या ऐसा भी लिख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन आर 3 रुपीज एंड 5 रुपीज रिस्पेक्टिवली। क्लियर बच्चों, ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों, आंसर को समझाने का तरीका भी आ गया होगा। हेंस अलग से एम्फसाइज करके, अलग से बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, मतलब अलग से एक बार हाईलाइट करके बताएंगे हम आंसर को कि द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू 5 रुपीज। एक्स वाई नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बच्चों। क्लियर है बातें, यहाँ तक समझ आ गई बच्चे बातें आपको? यहाँ तक हमने ये जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, समझ आया आप लोगों को? इसका सॉल्यूशन जो ये है, ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व है। किस मेथड से सॉल्व है बच्चों? एलिमिनेशन मेथड से। इसके आगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे बच्चों हम। अब हमें जो इक्वेशंस दिए हैं, जो लीनियर इक्वेशंस हमको गिवन है बच्चों, उन लीनियर इक्वेशंस को हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन द कंपेयरिंग रेशियो किसके रेशियो बच्चों? ये रेशियो आने हैं, ये रेशियो किसके आने हैं? आप लोग ध्यान दीजिए यहां पर, ये रेशियो आने हैं किसके? ये रेशियो आने हैं किसके बच्चों? कंपेयरिंग द रेशियो, किन की रेशियो की तुलना करनी है? A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। क्वेश्चन को ही रीड करके हमें समझ आ जाए करना क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें A1 B1 C1 निकालने हैं, A2 B2 C2 निकालने हैं, और A1/A2 B1/B2 C1/C2 रेशियो लिखने हैं। इन रेशियो को लिखने के बाद उनका कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन। जब कंडीशन आएंगी, जब पूछा क्या गया है,
लाइन है ग्राफिकली पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पर? ग्राफिकली, क्योंकि हमें दिख रहा है लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, या फिर पैरेलल है, और या फिर क्या है, कोइंसिडेंट है। तो समझ आ रही बच्चों बातें आप लोगों को? ठीक है बच्चों, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किस तरीके से हम आगे इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। आप यहाँ देखिए कि ये जो दिए है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपैरिजन करेंगे तो A1 B1 C1 मिलेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? कंपैरिजन ऑन comparing on ax plus by plus c equal to 0 in equation फर्स्ट एंड सेकेंड, या लिख सकते हैं ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म लिखा है। तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट से कंपैरिजन करेंगे तो मिलेगा हमें A1 इक्वल टू 5 एंड B1 इक्वल टू कितना आएगा? -4 एंड C1 इक्वल कितना आएगा बच्चों? 8। इसी तरीके से A2 इक्वल कितना आएगा बच्चों? 7 और B2 इक्वल टू कितना आएगा? 6 और C2 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? -9। क्लियर बात है यहाँ तक? समझ आ गई बातें यहाँ तक की? अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे? आगे लिखना होगा इनके रेशियो। आगे क्या लिखना होंगे बच्चों? इनके रेशियो लिखना होंगे। रेशियो क्या कहते हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू कितना आएगा? 5/7, कॉमा करके B1 अपॉन B2 इक्वल टू कितना आएगा? ये -4/6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये कट रहा है तो काट लो, यहाँ से कितना आ जाएगा? -2/3, -2/3। इसके बाद यहाँ अपन हटा देंगे तो ये कितना आएगा? C1 अपॉन C2 कितना आएगा बच्चों? C1 अपॉन C2 कितना आएगा? यहाँ से C1 अपॉन C2 आएगा बच्चों हमारा 8/9 माइनस का, 8/9 माइनस का। इसके बाद हमें लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। रेशियोज की कंपेयरिंग करेंगे, तुलना करेंगे रेशियोज की, तो क्या आएगा? क्या बताओ बच्चों मुझे, क्या ये वाला A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है? नहीं है। ये वाला इक्वल नहीं है, ये कोई इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? कंडीशन आएगी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू द B1 अपॉन B2। ये कैसे पता लगा? जब हमने इनके रेशियो लिखे, उनका कंपैरिजन किया, जब जाके हमें मालूम लगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होता है B1 अपॉन B2 के। अब बेटा ये बराबर नहीं होता है, आपको जैसे नजर आ रहा है ये इक्वल नहीं होता है, तो ये किसकी कंडीशन है? ग्राफ के हिसाब से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, तो ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन ग्राफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, या हम इतना लिख दें हेंस कि जो लाइन का ग्राफ है ना, जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होंगे? इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। हम लिखेंगे पेयर, ये भी क्वेश्चन से ही लिखना है बच्चों, आपको ज्यादा प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एट वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। यहां पर बात समझ आई बच्चों आपको? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जो इक्वेशन का पेयर हमको गिवन था, वो इक्वेशन का पेयर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। समझ आ रही बच्चों बातें? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बातें समझ आ गई बच्चों? अब आप लोग थोड़ा आगे देख लीजिए, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा। क्लियर बच्चों बातें? इसी तरीके से जैसे हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन के बाद क्या आएगा? यहाँ पर आप लोग ध्यान दे लीजिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे कर रहे हैं। ये वैल्यू जो दी है, इन्हीं वैल्यू को हम यहाँ पुट अप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। क्लियर? यहां से अगर कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से,
कहाँ कंपैरिजन करेंगे बच्चों हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिलेगा a1। a1 मतलब x के वैल्यू है a1 की, तो a1 का वैल्यू कितना है 6 एंड a2 वो b1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। b1 की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 3 और c1 की वैल्यू कितनी है 10। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2। b2 की वैल्यू कितनी है -2 और c2 कितना है बच्चों यहाँ से प्लस का 9। कितना है प्लस का 9। तो यहाँ से a1 अपॉन a2 कितना आएगा बच्चों 6 अपॉन 2। अगर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 कितना आएगा बच्चों यहाँ से -3 अपॉन माइनस के 2। माइनस माइनस कट जाएंगे तो 3 अपॉन 2 और यहाँ से ये कितना आएगा c1 अपॉन c2 कितना आएगा बच्चों यहाँ से कॉमा करके c1 अपॉन c2 आएगा हमारा कितना 10 अपॉन 9। कितना आएगा बच्चों 10 अपॉन 9। तो आप देख रहे होंगे बच्चों ये 3 अपॉन 2 है और ये कितना है 3 अपॉन ये भी 1 आएगा। ये वैल्यू कितनी है b2 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 है b2 की वैल्यू -1। समझ आ रही बच्चों क्या नहीं? b2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है बेटा -1। कितनी है यहाँ पे -1। आप लोग थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है -1। तो ये कितनी आ गई ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है बेटा ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है क्योंकि ये -3 है। ये वैल्यू किसकी थी माइनस की, ये वैल्यू माइनस की है ये माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस ये भी 3 आ रही ये भी 3 आ रही है। जब हम कंपैरिजन करेंगे ना बच्चों कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में क्या आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू द b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2। ये बराबर नहीं है। ये कंडीशन किसकी होती है बच्चों ये कंडीशन होती है पैरेलल की। किसकी कंडीशन होती है पैरेलल की, क्योंकि पैरेलल की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू द b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन किसकी होती है बच्चों यहाँ पर पैरेलल की। किसकी कंडीशन होती है ये पैरेलल की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो कंडीशन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। क्या पैरेलल। ये इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा बच्चों पैरेलल आएगा। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को बातें? ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। पहला वाला क्वेश्चन समझ आया था, दूसरा वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी तरीके से सॉल्व किया है। अब आप लोग आगे ध्यान दीजिए ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व है बच्चों सेम। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 की कंपेयरिंग करना है और जो अपने पास आ जाएगा उसमें से हमें क्या बताना है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं कि कंपैरिजन ऑन इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो a1 इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट से कंपैरिजन करें तो a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू, अगर इधर ही लेना है c को तो प्लस का 5 लेंगे, इधर जाके लेना है जैसे इक्वेशन को देखना 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है तो इस 5 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म के फॉर्म में इक्वेशन ऐसी होती है। तो इसको भी ऐसे लेके आएंगे। अभी आप लोग ध्यान देना थोड़ा सा, इन इक्वेशंस को थोड़ा पहले इधर सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y और -7 इक्वल टू 0। अब हम कंपैरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग। यहां पर लिख देंगे हम ऑन कंपेयरिंग द जनरल फॉर्म से जब कंपेयरिंग करेंगे हम तो क्या आएगा बच्चों यहां पर ध्यान देना आप लोग। यहाँ ये थोड़ा सा मिटाते हैं इसे, आगे ध्यान देना। इक्वेशन फर्स्ट से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो a1 इक्वल टू 3 एंड b1 इक्वल टू 2 एंड c1 इक्वल टू -5। इसी तरीके से a2 इक्वल टू 2 और b2 इक्वल टू कितना आएगा -3 एंड c2 इक्वल टू कितना आएगा -7। इसके बाद हमें क्या लिखना है रेशियो लिखना है। क्या लिखना है बच्चों रेशियो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 इक्वल टू ये अपना ये आ गया। अब b1 अपॉन b2 2 अपॉन
3, कितना आएगा बच्चों 2 अपॉन माइनस के 3, और C1 अपॉन C2 इक्वल टू कितना आएगा -5 अपॉन में -7, माइनस माइनस कटे जाए 5 अपॉन 7। आप देख रहे होंगे बच्चों, अगर कंपेयरिंग किया जाए रेशियोज का, ये वर्ड लिखना होगा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये वर्ड यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ये आपको करना है बच्चों। समझ आ रही बात? तो इसके बाद क्या कंक्लूजन निकलेगा? कंक्लूजन निकलेगा कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू द B1 अपॉन B2। जब ये दोनों बराबर नहीं है, तीसरे के लिए हम आगे नहीं चलेंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब हम क्या बताएंगे, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा? ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन की। किसकी कंडीशन है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन की। और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं तो मिलती है ना एक दूसरे के पास, मिलती है तो लाइनें कौन सी हुई? कंसिस्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे? द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ध्यान देना कि हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। समझ आ गई बच्चों बातें? क्लियर है बच्चों? इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बच्चों बातें? इसके बाद हम नेक्स्ट पे भी थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। क्लियर? आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, केवल इतना समझ आ गया? कोई नहीं, कोई कमी आ रही है बच्चों, वीडियो को थोड़ा दोबारा देखोगे आप लोग, सवालों को रिपीट करोगे तो आसान होंगी चीजें और आसानी से समझ आएंगी। ऐसे ही हम यहाँ पे कंपैरिजन करें। पहले इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखो। जैसे यहाँ एलसीएम हो रहा है तो यहाँ से 3 3 9x, यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, बीच में प्लस होगा, यहाँ पे कितना आएगा 10y अपॉन में 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू में 42। तो यहाँ से आएगा 9x माइनस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इक्वेशन सेकंड को नोट डाउन करते हैं। 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये 14 इधर प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। अब कंपैरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपैरिजन ऑन कंपेयरिंग, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बच्चों हमारे पास? a1 इक्वल टू निकल के आएगा 9, a1 इक्वल टू कितना निकल के आएगा बच्चों 9, एंड b1 इक्वल टू कितना निकल के आएगा यहाँ से -10, और c1 इक्वल टू कितना निकल के आएगा माइनस का 42। इसी तरीके से a2 कितना निकल के आएगा बच्चों हमारे पास 9, और b2 कितना निकल के आएगा -10, और c2 निकल के आएगा माइनस का 14। तो इसके बाद रेशियो लिखना होगा a1 अपॉन a2 9 अपॉन 9 इक्वल टू में कह देंगे 1 अपॉन 1। b1 अपॉन b2 कितना आएगा बच्चों -10 अपॉन में -10, तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1। इसी तरीके से सेम c1 अपॉन c2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? c1 अपॉन c2, ये कितना आएगा -42 अपॉन में 14, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये कटेगा तो 3 आएगा। कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 3। आप लोग देख सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 3। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू द b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू द c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन होती है? पैरेलल की। किसकी कंडीशन होती है बच्चों? पैरेलल की। तो यहाँ पैरेलल मतलब लाइनें एक दूसरे के साथ कहीं भी मिलेंगी नहीं, मतलब इनकंसिस्टेंट। क्या बेटा? इनकंसिस्टेंट। तो इसे हमें क्या लिखना होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्या लिखना है? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बच्चों बातें? बाकी हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। क्लियर बच्चों? यहाँ अब आप लोग आगे देखें, आगे जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ही बताना है बच्चों। जो पीछे किया है जस्ट उसी के तरीके से आपको ये रिपीट करना है। ये वर्क है आपके लिए। क्लियर बच्चों? इन्हें भी आप लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता देना। क्लियर बच्चों? अब आगे आप लोग देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी भी क्वेश्चन को मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो एग्जांपल है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड का सवाल हमने बताया था। इस बात को दिमाग में रखना कि जो इक्वेशन हमें गिवन है उनको सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। अब किसी भी एक इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड रिकॉल करो। क्या था? किन्हीं भी एक इक्वेशन से
एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो। तो किन्हीं भी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करो। लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या लिख दे, इक्वेशन सेकंड से कर लेते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इक्वेशन सेकंड में x का कोफिशिएंट नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं है, तो इक्वेशन सेकंड को नोट डाउन करो। 2y इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना आया 3 माइनस 2y। अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड से बनाइए तो कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट को नोट डाउन करो, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। तो 7x की वैल्यू कितनी होती है 3 माइनस 2y, और माइनस के 15y इक्वल टू में 2। तो यहां से कितना आ जाएगा 21 14y और माइनस के 15y इक्वल टू में 2। तो यहां से ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, माइनस 29y इक्वल टू में 2 माइनस 21। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 19। और ये 29 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। कहाँ आएगा बच्चों, माइनस माइनस हट जाएगा तो बाई की आंसर आ गया। ये किसका आंसर आ गया, बाई का। अब बाई का आंसर पुट वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू में 19 अपॉन 29। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू में, यहाँ के नीचे 1 मानेंगे तो ये कितना आ जाएगा 29 का इधर मल्टीप्लाई होगा 87 माइनस 38 अपॉन में 29। तो यहाँ से ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 में से ये गए तो 9, ठीक है, और ये 7 में से ये गए तो 49 अपॉन 29। क्लियर बच्चों? तो ये x एंड y के आंसर मिल गए हमें किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया? इस फॉर्मेट को द्वारा से समझो कि दो इक्वेशन हमें गिवन होंगी, 2 इक्वेशन हमें गिवन होंगी। इन 2 इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करो, किसी भी एक वैल्यू को क्या करो, फाइंड करो। या तो x की वैल्यू फाइंड करो या y की वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में, जो इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। और जो हमारे x की वैल्यू फाइंड की है उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिए तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड से लिए तो फर्स्ट में पुट करना है। यहाँ सेकंड से लिए तो कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये लिखा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को नोट डाउन करो, वैल्यू पुट करो। तो ये इक्वेशन कैसी बन गई, 1 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई। कैसी, 1 वेरिएबल की। देखो पूरी इक्वेशन में y दिख रहा है, एक ही वेरिएबल, इस वेरिएबल का आंसर आ गया। जो आंसर आया उसे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट कर दो तो दूसरे वेरिएबल का आंसर आ जाएगा। इसे थर्ड में पुट कर देंगे तो थर्ड में थोड़ा आसान होता है, क्योंकि x के बराबर पहले से हम आंसर लिए हुए हैं। x इक्वल टू में था तो इधर सॉल्व कर दें तो x के बराबर एक आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर बच्चों बातें यहाँ तक? अब आगे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे हमें किससे सॉल्व करना है, वो बच्चों ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले इन इक्वेशंस को क्या करो, सिंप्लीफिकेशन में लिखो। ये जो अपॉन में इसको थोड़ा हटा सकते हैं हम एलसीएम लेके। जैसे ये 3/2 प्लस 5/3 होता है ना, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा प्लस 5 2 जा अपॉन में 2 3 जा। ये काम करना है हमें। समझ आ रही है बच्चों बातें यहाँ तक की? ये यहाँ पे करेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाए 9x माइनस 10y इक्वल टू में ये कितना आया 6 अपॉन में माइनस 2। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू में कितना आया माइनस का 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड को भी नोट डाउन करो या नीचे कर लो यहाँ पे। तो ये कितना आया 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13 अपॉन 6। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में ये कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड। बात समझ आ रही? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर दो किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना। बाकी आपके लिए ये वर्क है, और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट के जरिए बताना, हम इन्हें भी सॉल्व कराएं। बाकी हम सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आया? सबसे पहला काम है जब इक्वेशन अलग दी हो तो उसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। क्या कर लेना है बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेना है। ऐसे ये क्वेश्चन और आएगा बच्चों, आप देखोगे आगे चल के कि वो पॉइंट में क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से कुछ लिखा होगा। क्लियर बच्चों? तो इनमें क्या करो, इनको पॉइंट भी हटा सकते हैं हम। क्या हटा सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10 आता है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ से क्या आएगा 2x प्लस 3y
अपॉन 10 इक्वल टू 14/10। तो ये डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में तो कहाँ जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में 10 जाएगा, 10 से 10 कट गया, तो यह क्या आएगा 2x + 3y इक्वल टू में कितना आया 14। समझ आ गई बात। इस तरीके से इक्वेशन को सिंपलीफाई करना होगा। तो ये इक्वेशन सिंपल होने के बाद फिर इनके बाद हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किससे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं, ये आप सॉल्व कर लेना, इसके आगे आप लोग ध्यान दीजिए। अब ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, उनके एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है बच्चों कि उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, वेरिएबल के सेम। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ x का कितना है 2, यहाँ पे y का 1, यहाँ पे y का 3। तो y का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं जिससे साइन डिफरेंट है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 का एंड इक्वेशन सेकंड में 1 का। तो अपना क्या आएगा 3x + 3y इक्वल टू में 15 एंड 2x - 3y इक्वल टू में 4। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ये क्या बचेगा यहाँ पर 3 और 2 5x, यहाँ पे बचेगा 19। कितना आएगा बच्चों 19। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19/5। x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 19/5। इसी वैल्यू को हम पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, किसी में भी पुट कर दो। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x + y इक्वल टू में 5। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 19/5, y इक्वल टू में 5। सॉरी यहां पर ध्यान देना आप लोग, प्लस y इक्वल टू में 5। तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5 - 19/5। तो इसके नीचे 1 माने ये कितना आया 25 - 19/5। तो यहां से निकल के आएगा बच्चों 6/5। कितना निकल के आएगा बच्चों 6/5। क्लियर बच्चों, ये आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां तक समझ आ गया आपको, x एंड y के आंसर हमें फाइंड हो गए। अगर इन्हीं आंसरों को हम इक्वेशन में रख देंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ रहा हो तो हमारा आंसर ये सही है वेरीफाई होने के लिए। जैसे x का आंसर यहाँ रख दो, y का आंसर यहाँ रख दो, इन्हें सॉल्व करो 5 आ जाए तो हमने जो आंसर निकाले सही है। लेकिन वेरिफिकेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछा जाए तो इस तरीके से। क्लियर बच्चों बात है, यहाँ तक समझ आ गया बेटा। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गई होंगी चीजें आपको। क्लियर है। ये एक क्वेश्चन और है आपका, रेशियो वाला क्वेश्चन है। ये रेशियो के कॉन्सेप्ट पर है। रेशियो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेशियो कहता है कि अगर हमें कभी भी 9:7 दिया है, मैं बोलूं कि ए की इनकम है 9 बी की इनकम कितनी है 7, ए और बी की इनकम का रेशियो दिया 9/7, तो ए की इनकम कितनी होगी 9x ना कि 9, क्योंकि सपोज करो 18/14 हो तो ये तो कट के कितना आएगा 9/7। तो ये तो कटने के बाद आया, डिवाइड होने के बाद आया, 2 कॉमन फैक्टर था उससे डिवाइड होने के बाद आया, लेकिन पहले एक्चुअल वैल्यू तो 18 थी। तो इसलिए हमें कांस्टेंट लेके चलते हैं, जो कट गया होगा उसे x के फॉर्म में। क्लियर है बच्चों बात है, यहाँ तक समझ आ रही बात है यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से अब देखना आप लोग, द रेशियो ऑफ इनकम 2% की रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। तो ईच ऑफ मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। ठीक है, मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो हम क्या मानेंगे, हमें मानना होगा इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा, ये मंथली इनकम, तो इनकम का रेशियो तो ये दिया है 2 का, और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। तो इनकम जब हम मानेंगे लेट, या सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे गिवन द रेशियो ऑफ इनकम, द रेशियो ऑफ इनकम इक्वल टू कितनी है 2% की, कितनी है 9:7, 9:7। तो इनकम ऑफ 2% कितनी होगी, इनकम ऑफ 2%, इनकम ऑफ 2%, इनकम ऑफ 2% कितनी हो जाएगी बच्चों 9x एंड 7x, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म जो कट गया होगा
ये रेशियो का साइन लगा है बच्चों, यहाँ रेशियो का साइन लगा है बच्चों, ठीक है। तो ये इनकम हो गई। एंड एक्सपेंडिचर भी दिया है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या बच्चों, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर्स कितना दिया है, 4:3। तो यहां से एक्सपेंडिचर निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ 2%, 2% कितना आएगा, 4/, एंड 3/। यहाँ पे जो कटा होगा वो कुछ कॉमन कटा होगा, यहाँ पे जो कटा होगा वो कुछ अलग कॉमन कटा होगा, इसलिए हमने जो कांस्टेंट टर्म डिफरेंट लिए है। क्लियर। अब हमें क्या लिखना होगा, सेव। सेव करते हैं रुपए, कितना सेव करते हैं, ये सेव करते हैं 2000 रुपीज, ठीक है। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक इंसान जो 9x रुपए इनकम है और 4/, रुपए एक्सपेंडिचर है, तो सेव कितने की है बच्चों, 2000 रुपीज। कितने की है, 2000 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या बच्चों, फर्स्ट। एंड इसी तरीके से बच्चों आगे देखना, 7x माइनस 3/, इक्वल टू 2000। बोला है ना कि ईच सेव सेम करते हैं, ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 रुपीज। दोनों सेव कितने करते हैं, 2000। तो सेविंग कैसे निकलेगी, जो हमारी इनकम है उसमें से एक्सपेंडिचर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी बच्चों, सेविंग्स निकल के आएगी। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या निकल के आएगी, सेविंग्स निकल के आएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमारे क्या निकल के आएगी, इससे आंसर निकल के आ जाएंगे। इनकम कितनी निकल के आएगी, 9x इनकम है, और एक्सपेंडिचर वो 2% की इनकम कितनी है, 9x एंड 7x। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के आप पुट डाउन करनी होगी, जब जाके हम आंसर बता पाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 9x 4/, और 7x 3/, है, ठीक है। आगे आप लोग देखना, ये 9x 4/, इक्वल टू, और ये 7x माइनस 3/, इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन से कर लो। चलो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 का, और यहाँ मल्टीप्लाई करो बच्चों 4 का, तो कितना आ जाएगा ऊपर से 27x माइनस 12/, इक्वल टू में 6000। यहाँ करेंगे तो x माइनस 12/, इक्वल टू में 8000। यहाँ पे साइन चेंज करो क्योंकि ये साइन सेम थे, अब ये कट गए, ये माइनस ये प्लस तो कट जाएंगे। ये कितना बचेगा यहाँ से, अब ये बचेगा यहाँ से -x, कितना बचेगा -x, और यहाँ से कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 2000। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 2000 रुपीज। क्लियर है। अगर हमें इनकम बतानी है तो केवल x से हमारा आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू निकालनी है, आपको सॉल्व करना है तो y की वैल्यू भी निकाल लो। 9x माइनस 4/, इक्वल टू में 2000। तो 9x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2000, माइनस 4/, इक्वल टू में 2000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -4/, इक्वल टू में 2000 माइनस 18,000। कितना आएगा बच्चों, 9 दूनी 9 2 18, 18,000। तो ये कितना आया, माइनस का 16,000, बाई इक्वल टू में अपॉन में माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4000। कितना आएगा बच्चों, 4000। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2000। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2000। तो यहाँ पे करेंगे द इनकम ऑफ 2%, लिखेंगे हैंस द इनकम ऑफ, ये सॉल्व करना है, बीच में क्या करना है, सॉल्व। इनकम ऑफ 2% आर, ये 9x थी, तो ये 9x में 9 मल्टीप्लाई 2000। x की वैल्यू कितनी आई थी, देखो आप लोग यहाँ पर कितनी आई थी, 2000। तो 2000 यहाँ पुट कर दी तो ये कितना आ जाएगा, 18,000। 1% की इनकम कितनी है, 18,000। एंड सेकेंड पर्सन की कितनी थी, 7x। तो 7x मतलब 7 मल्टीप्लाई 2000, तो ये कितना आ जाएगा, 14,000। कितना आ जाएगा, 14,000। लिख सकते हैं द इनकम ऑफ 1 पर्सन इज 18,000 एंड अदर पर्सन इज 14,000। क्लियर है बच्चों, बातें यहाँ तक समझ आ गई, क्लियर बच्चों, यहाँ तक आप लोग ध्यान दीजिए। ये जैसे इक्वेशन है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी गई है। क्लियर बच्चों,
जब जाके हमें इनकम पता लगी 2% की। क्लियर बच्चों, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? यहां तक आपको दिख रहा होगा? बाकी आप लोग जैसा हमने ये चीजों को बताया है, ठीक है बच्चों, आप लोग से उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि आप लोग इन क्लासेस के जरिए अपने मैथ को बेहतर बनाएं। बाकी आपको कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वो कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं। बाकी आप दिख रहा होगा हमारी मेहनत को देखकर आपको लगेगा कि हाँ, चीजें आपके इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। समझ आ रही बच्चों? आपके अंदर इम्प्रूव हो कैसे सकता है? आपकी मेहनत से। हम केवल क्या कर सकते हैं? एक गाइड कर सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, चलना आपको ही होगा। कितना भी बेस्ट पढ़ाया जाए बेटा, या कितने भी अच्छे टीचर हों, जब तक आप नहीं करोगे तो जब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और आपको भी करने की कब तक देरी है? जब तक आपने स्टार्ट नहीं किया। और एक बार आपने स्टार्ट कर दिया बच्चों, तो फिर तो आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। धन्यवाद बच्चों। क्लियर बच्चों?